तो आज का क्लास शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। एक व्यक्ति ने पूछा किसी दूसरे से कि अगर आपके पास ढेर सारे पैसे हो या पर्याप्त पैसे हो तो आप क्या खरीदना पसंद करेंगे, एक कट्टा या एक कलम? तो जो पढ़ाई के महत्व को समझता होगा वो कलम खरीदेगा जरूर। वजह मैं बताता हूँ, इंपॉर्टेंस की बात मैंने कहा, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस। क्योंकि अगर आप कलम खरीदेंगे तो उसकी ताकत से आपके पास सरकारी कट्टा आ सकता है, आप अधिकारी बन सकते हैं। और जब अधिकारी बनेंगे तो आपके पास सरकारी कट्टा खरीदना नहीं पड़ेगा, मिल जाएगा सरकार की तरफ से। और उस ताकत से आप कई कट्टा वाला को लीगली आप अपने अंडर में रख सकते हैं, नहीं? लेकिन अगर आप कलम खरीदने के जगह पर कट्टा खरीद लिए तो पता ये चलेगा कि इन फ्यूचर आप किसी कलम वाले के अंडर में कहीं जेल में पड़े हुए हैं, उसके ताकत के अंदर कहीं जेल में पड़े हुए हैं। तो आप खुद समझ लीजिए कि ताकत किस में ज्यादा है, कलम में या कट्टे में? कट्टा खरीदिएगा तो कलम वाले के अंडर में जेल में रहना पड़ेगा, है ना? तो कलम की ये ताकत है। तो चलिए, पढ़ाई का ये इंपॉर्टेंस जो लोग समझते हैं वो पढ़ाई ईमानदारी से करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बातें कर लेते हैं। ध्यान से सुनो सभी लोग। कल हम लोगों ने ये टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता, क्लियर है? तो आइए समझते हैं कि लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है। अच्छा, ये तो समझ लिए थे ना, लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है, ये तो समझ लिए थे। इसकी विशेषता भी समझ लिए थे। आज हम सभी को लाभ हानि नियोजन खाता का यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझना है और उसके आधार पर क्वेश्चन करने हैं, है ना? थ्योरी कॉन्सेप्ट इसके हम लोगों ने सीख लिया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आज हमें सीखना है। उसके लिए वो शुरू करने से पहले मैं कुछ पीछे थोड़ा बैक में जाना चाहता हूं, थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझाना चाहता हूं। अगर बैकग्राउंड आपको समझ में आता है तो इसकी शुरुआत बढ़िया से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोगों को अकाउंटिंग मैंने सिखाया था, याद है क्या? अकाउंटिंग सोल ट्रेड का और पार्टनरशिप का। फिलहाल हम लोग पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। जल्दी से बोलिए। जब कोई लेन देन पार्टनरशिप बिजनेस में होता है तो उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, फिर क्लासिफाई यानी अलग अलग करते हैं लेजर में, फिर समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस में जब अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाता है, अंकगणितीय शुद्धता की जांच हो जाती है, तो हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट के अंतर्गत ये आता है। तो फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है ये चर्चा करेंगे। फाइनल अकाउंट, यहाँ देखिए एकदम शॉर्ट में छोटा में लिख रहे, हो सकता है दिखाई ना दे, बट आप लोग अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा फाइनल अकाउंट में सबसे पहला जो चीज बनाते हैं वो है ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहला जो चीज है वो है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता था, ये डेबिट साइड है और ये इधर हम लोग, अच्छा ध्यान रहे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सभी के सभी नॉमिनल अकाउंट है ना? कल ही समझा दिए थे। और नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल भी फॉलो होगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड लॉस, यानी खर्चा हानि को डेबिट में लिखेंगे और आय लाभ को क्रेडिट में लिखेंगे। इतनी सी बात है। तो सर डेबिट साइड में सारे खर्चों को लिखेंगे, ये सारे खर्चे इधर हम लोग लिख देते हैं और इधर सारे हम लोग इनकम्स को लिख देते हैं, बोलो ना जी? और लिखने के बाद बाबू क्या होता है, लास्ट में हम लोग देखते हैं कि कौन सा साइड ज्यादा है या कौन सा साइड कम है। अगर हमारा इनकम वाला साइड मान लो ज्यादा है तो रिजल्ट क्या निकलेगा? प्रॉफिट। रिजल्ट क्या निकलेगा? प्रॉफिट। अगर खर्चा वाला साइड ज्यादा हो गया तो रिजल्ट क्या निकलेगा? लॉस। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। क्लियर है बात? तो सर मान लीजिए हमारा इनकम वाला साइड ज्यादा है तो रिजल्ट क्या निकलेगा?
ग्रॉस प्रॉफिट। तो इधर आके हम लोग लिखते हैं ना जी, ये 2 से होता है और ये 22 से होता है, तो 2 आकर के क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। और जितना रुपया ज्यादा इधर होगा उतना रुपया यहाँ लिख देंगे, ताकि दोनों तरफ क्या हो जाए, दोनों तरफ हो जाए बराबर। तो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, बराबर। क्लियर है बात। अब जैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है उसके बाद क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आप लोगों को मालूम है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी फॉर्मेट ठीक ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही बनता है। कैसे बनता है सर, देखिए ये रहा, ऐसे ही बनता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर कहां पे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मालूम है ना ये बात, ट्रांसफर करते हैं कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पास। तो जरा सा ध्यान देना बाबू, जरा सा ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। देखो इधर, आवाज नहीं करो, छोड़ो, सुनो ध्यान से इधर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जब बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का शुरुआत कैसे होता है, तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया था इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं इधर। आप लोगों ने जर्नल से जब लेजर पढ़ा होगा तो याद कीजिए, सीडी से बीडी करते थे। सीडी के अपोजिट में बीडी होता था, वही तो है। ग्रॉस प्रॉफिट इधर आया है तो ट्रांसफर होकर इधर जाएगा। अगर ग्रॉस लॉस आया रहता तो इधर लिखे रहते, वो इधर से इधर आता। क्लियर है बात, ठीक है ठीक है। ये बातें समझ में आई यहाँ पर। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो ग्रॉस प्रॉफिट एक तरह से सीडी की तरह है। हमने क्या कहा, जितना रुपया इधर ज्यादा होगा यानी जितना रुपया इधर कम होगा उधर ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे, जो कि सीडी करता है। सीडी का फंक्शन ही यही होता है, लेकिन सीडी का बीडी भी होता है। उसी तरह से ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ आएगा। क्लियर है बात, अरे ध्यान से सुनो, इधर इधर ध्यान से सुनो। तो ग्रॉस प्रॉफिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो शुरुआत है वो ग्रॉस प्रॉफिट से होती है। तो यहाँ पर आके लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्रेडिट साइड है ये डेबिट साइड है, लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इधर चूंकि ये भी नॉमिनल अकाउंट है तो इधर सारे इनकम को लिखेंगे और इधर सारे एक्सपेंसेस को लिखेंगे ना। तो हमने इधर सारे इनकम को लिख दिया, इधर एक्सपेंसेस को लिख दिया। और लिखने के बाद पता चला कि फिर से हमारा ये वाला साइड जो है वो ज्यादा है, यानी इनकम वाला साइड ज्यादा है। मान लो इनकम ठीक ठाक से हो रहा है बिजनेस में, तो इनकम वाला साइड अगर ज्यादा है तो बताओ प्रॉफिट आया कि लॉस आया। सिंपल सी बात है, इनकम ज्यादा है, कमाई ज्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट आएगा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट निकल के आता है उसको हम लोग बोलते हैं तो नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बाबू, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट जितना रुपया भी इधर कम होगा यानी इधर ज्यादा होगा जितना रुपया, वो नेट प्रॉफिट के नाम से लिखा जाएगा और दोनों तरफ क्या हो जाएगा। अगर फिगर्स की बात कर ले तो मान लो यहाँ 100 रुपया इस साइड में, इधर मान लो है 60 रुपया, तो इधर ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया होगा 40 रुपया। और तो ये ग्रॉस प्रॉफिट 40 रुपया इधर आया होगा। बाकी के और भी कुछ आइटम लिखे होंगे, मान लो और भी कुछ आइटम 50 रुपया इधर आ गया। इधर ढेर सारे आइटम मिला करके मान लो आ गया तुम्हारा 70 रुपया, इधर मिला के 70 रुपया आ गया, ढेर सारा आइटम मिला करके, समझ गए। तो यहाँ नेट प्रॉफिट में कितना आएगा 90, तो इधर 90 हो जाएगा। इधर 70 है तो कितना कम है इधर 20, अगर 20 इधर लिख दे तो 90 बराबर हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया 20, समझ गए। इतनी सी बात होती है। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूं सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पढ़ाना, ये सब क्यों बता रहे हैं, लॉजिक समझिए क्यों बता रहे हैं। सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये समझ में आए कि जिस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है वो ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अपोजिट साइड में। अगर ग्रॉस प्रॉफिट इधर लिखे हैं तो ट्रांसफर होगा इधर, अगर ग्रॉस लॉस आ रहा था तो इधर लिखे रहते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं इधर। उसी प्रकार से जब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और इसका जो भी रिजल्ट निकल के आता है, चाहे नेट प्रॉफिट आए चाहे नेट, इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं। पार्टनरशिप की अकाउंटिंग जब होती है, जब पार्टनरशिप की अकाउंटिंग होती है, अभी हम लोग अकाउंटिंग किससे सीख रहे हैं, पार्टनरशिप का। तो जब पार्टनरशिप की अकाउंटिंग होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आया है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आया है, उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को भी क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सॉरी समझ रहे हो, कहां ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो जिस प्रकार से इसके बाद ये बना था उसी प्रकार से इसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं। और फॉर्मेट सेम टू सेम वैसे ही होती है जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का होता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का होता है। मैं ये ऐसे चार्ट आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे ट्रांसफर होता है। यहां जो भी नेट प्रॉफिट निकल के आया है ये ट्रांसफर होकर यहां आएगा, लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। लॉजिक समझ में आ गया।
मुझे बस इतना बताना था कि जिस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इतनी बातें समझ में आ गई? बोलो कोई दिक्कत? जिस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट जब ट्रांसफर करना होता है तो हम लोग लिखते हैं ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जब ये ट्रांसफर होके आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो यहां लिखा जाता है ट्रांसफर्ड फ्रॉम, माने कहां से आया है, कहां से आया है, कहां से आया है, ट्रेडिंग अकाउंट से आया है। उसी प्रकार से जब इसका रिजल्ट निकलेगा जो कि मान लो नेट प्रॉफिट आया तो यहां लिखेंगे ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जब इसको ट्रांसफर करके यहां लाएंगे तो यहां लिखा जाएगा ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से आ रहा है, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? तो जिस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत या तो ग्रॉस प्रॉफिट से होती है या तो ग्रॉस लॉस से होती है, उसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत या तो नेट प्रॉफिट से होती है या तो नेट लॉस से होती है। लॉजिक समझ गए? बस इतना ही कंसेप्ट हमको सिखाना था। और अगर आप ये समझ गए कि कैसे ये ट्रांसफर हो रहा है, एक काम करेंगे, इसको लिखेंगे भी जैसे मैंने लिखा है, आप लोग भी ढंग से लिखेंगे। पहले ये लिख लेने के बाद ही आप फॉर्मेट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। आइडिया तो लग गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कैसे है, आइडिया लग गया है ना? तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट। आज का टॉपिक क्या है बाबू हमारा? फॉर्मेट। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेट, है ना? फॉर्मेट। तो कैसे लिखते हैं बाबू? फॉर्मेट किसका बनाना है हम लोग को? आज का टॉपिक क्या है? फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थोड़ा ध्यान से, क्या सीख रहे हैं हम लोग आज? फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके लिए ये आपको इस तरह से ढंग से आपको चीजें पता होनी चाहिए। समझ गए? तो अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट कैसे बनाते हैं जरा ध्यान से देखिए इधर। यहाँ सबसे पहले लिखते हैं हम लोग इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में बना रहे हैं, किसके बुक में बना रहे हैं, इधर किसके बुक में बना रहे हैं उसका नाम लिख देंगे, यानी कौन व्यवसायी है या बिजनेस का नाम क्या है या बिजनेसमैन का नाम क्या है, जो भी होगा वो लिख देंगे। क्या बना रहे हैं हम लोग? क्या बना रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना? कब बना रहे हैं? फॉर द ईयर इंडेड। कब बना रहे हैं वो लिख देंगे। साल का अंत कौन सा है लिख दिए। लिखने के बाद बाबू क्या करेंगे? फॉर्मेट खींचेंगे। और फॉर्मेट आप लोग को आइडिया लग गया होगा कैसे खींचना है। सेम जैसे ऊपर पहले आप लोग बनाते थे, देखिए दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है फॉर्मेट। ये आपका हो जाएगा क्रेडिट साइड और ये हो जाएगा, यहां पर हम लिखते हैं पार्टिकुलर, यहां पर लिखते हैं अमाउंट, फिर यहां पर लिखते हैं पार्टिकुलर, यहां पर लिखते हैं अमाउंट। बोलो कोई दिक्कत? और चूंकि आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट है का मतलब नॉमिनल अकाउंट का रूल भी फॉलो किया जाएगा। एंड द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट सेज दैट, क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, यानी खर्चों और हानियों को डेबिट करते हैं, आय और लाभ को क्रेडिट करते हैं। समझ गए बात? तो जो भी खर्चे और हानियां होंगे उन सबको डेबिट में लिखेंगे, और जो भी इनकम और गेन यानी आय और लाभ होगा उनको क्रेडिट में लिखेंगे। लॉजिक क्लियर? हाँ, किसके हिसाब से ये सोचना है खर्चा हानि आय लाभ? बिजनेस के हिसाब से, कि बिजनेस के लिए क्या खर्चा है क्या हानि है वो डेबिट में लिखाएगा, क्या इनकम है और क्या गेन्स है बिजनेस के लिए वो क्रेडिट में लिखाएगा। समझ गए बात? तो चलिए आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि इसमें कौन कौन से आइटम्स आ सकते हैं, किस किस तरह के एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, ये जानने से पहले मैं चाहूंगा कि इसको फटाफट आप लोग 2 मिनट के अंदर लिखें, क्योंकि जो बातें समझानी है उसको मैं थोड़ा साइड में यहाँ लिखूंगा भी। तो चूंकि स्पेस की कमी है, जगह की कमी है, तो थोड़ा सा आप लोग जल्दी से इसको लिख लें ताकि मैं इधर मिटा करके लिखूं। 2 मिनट का समय देते हैं, जल्दी लिखूं। तो शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये कंसेप्ट लिख लिया होगा, समझ भी लिया होगा कि किस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट, और किस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी रिजल्ट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। और आपको ये बात का आइडिया लग गया होगा कि सर जिस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से होती है, उसी प्रकार से
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से होती है। मतलब जब कभी भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट सीखेंगे तो सबसे पहला आइटम क्या लिखेंगे, या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। देख रहे हैं यहाँ पे उधर से इधर ट्रांसफर क्या है। और हाँ एक बात, अगर आप लोगों ने ऐसे नहीं लिखा है तो लिख ले जरा सा, ऐसे ऐसे। यस, ये जो लाइन खींचे हैं जरूर आप लोग खींच लें। यही तो मेन बात समझाना था हमको ना, कि कैसे ट्रांसफर हो रहा है। तो लाइन अगर नहीं खींचे हैं तो खींच लें। यस, ये ना सोचे कि अजीब सा लगेगा, लगने दीजिए। ऐसे लाइन, ये जो है ऐसे लाइन खींच लीजिए, क्योंकि हमको मेनली यही समझाना था, मुख्य रूप से यही समझाना था कि कैसे ये ट्रांसफर होता है। और अगर इधर आता है ग्रॉस लॉस होता तो इधर आ रहा था ग्रॉस लॉस, अगर यहाँ नेट लॉस आया रहता तो ये इधर से यहाँ आता है। समझ गए बात? तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी लाभ हानि नियोजन खाता की शुरुआत सबसे पहले नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से होती है? अगर नेट प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, नेट लॉस होगा तो मान लेते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस है। क्या हुआ है हमारे बिजनेस में? प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ आएंगे और लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, जितना रुपया होगा लिख देंगे, और ब्रैकेट में ये भी लिख देंगे कि ये जो नेट प्रॉफिट है ये ट्रांसफर होके आया है। कहां से ट्रांसफर होके आया है? ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आया क्या बात? समझ में आया क्या बात? चलिए, जब हम लोगों ने नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लिया, अगर नेट लॉस आया रहता तो इधर लिखते टू नेट लॉस, ब्रैकेट में लिखते ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डन। अब आ जाते हैं कि क्या समझाना था सर, मुख्य रूप से क्या समझाना था हमें, जरा ध्यान दीजिएगा। मुख्य रूप से क्या समझाना था, जरा ध्यान दीजिएगा कि इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन से बातें लिखी जाती हैं। ठीक से सुनिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब होता है लाभ हानि नियोजन खाता, और ये प्रॉफिट और लॉस का क्या है? एप्रोप्रिएशन है, मतलब बंटवारा है, नियोजन है। किसका? लाभ या हानि का। जो भी बिजनेस में शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि आता है उसका क्या है? बंटवारा है। तो लाभ होगा तो बंटवारा करेंगे। और हाँ एक और बात, डेफिनेशन में ही मैंने समझाया था, परिभाषा में ही समझाया था कि ये जो भी बंटवारा हो रहा है, लाभ का हो चाहे हानि का हो, जिसका भी बंटवारा हम लोग कर रहे हैं, किसके बीच हो रहा है? किसके बीच हो रहा है बंटवारा? साझेदारों के बीच हो रहा है, पार्टनर्स के बीच हो रहा है। तो ये जो भी बंटवारा हो रहा है किसके बीच हो रहा है बाबू? ये जो प्रॉफिट आया है इस प्रॉफिट को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। किसके बीच बांटना है? डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, साझेदारों को बांटना है, पार्टनर्स को बांटना है। क्लियर है बात? लेकिन पार्टनर जब पार्टनर से बिजनेस को करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को बांटने के लिए ही नहीं करते हैं। प्रॉफिट को बांटना उनका मुख्य उद्देश्य होता ही है, लेकिन प्रॉफिट को बांटने के अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं। जैसे पार्टनर जब एग्रीमेंट यानी जब समझौता आपस में करते हैं तो वो इस बात पर भी ध्यान देते हैं और वो कहते हैं कि हमें सैलरी भी चाहिए, सैलरी वेतन, कमीशन भी चाहिए, हमारे द्वारा लगाया गया पूंजी पर ब्याज भी चाहिए, और उसी में कोई कहता है कि अगर कोई आहरण करेगा तो उसको भी ब्याज देना पड़ेगा, आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। समझ गए बात? तो ये तमाम, अगर हाँ एक और बात, ये भी एग्रीमेंट होता है कि अगर कोई लोन देता है तो इंटरेस्ट कितना, वेरी इंपॉर्टेंट, लोन वाला टॉपिक तो विशेष तौर से समझाएंगे हम। और फिर ये सब हो जाने के बाद जो लास्ट में प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट का बंटवारा होगा पार्टनरों के बीच। ये सब कर देने के बाद, सैलरी देने के बाद, कमीशन देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेने के बाद, ये सब हो जाएगा जब, तब देखेंगे प्रॉफिट बचा है क्या कुछ बांटने के लिए। अगर बचा होगा तो उसको बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? जैसा उन लोगों ने आपस में समझौता किया हो उस रेशियो में बांट देंगे। समझ में आ गया बात? तो आइए समझते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से आइटम्स को इसमें दिखाए जा सकते हैं या किस किस आइटम से संबंधित पार्टनर्स आपस में समझौता करते हैं मुख्य रूप से। तो आप लोगों ने सीखा सैलरी के लिए पार्टनर सैलरी से संबंधित समझौता कर सकते हैं। पार्टनर जो है वो कमीशन से संबंधित समझौता कर सकते हैं सैलरी के अलावा। कमीशन के अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, बोलो, पूंजी पर ब्याज। और क्या हो सकता है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है सर। और क्या हो सकता है? यस, एक और बात हमने कहा, वो लोग समझौता कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे आइटम उसमें दिखाए जाते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि समझौता इन चीजों पर होता है। इधर ध्यान दो बाबू,
इधर ध्यान दो। और क्या हो सकता है सर? प्रॉफिट शेयरिंग हो सकता है, प्रॉफिट या लॉस का बंटवारा हो सकता है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात हो सकती है। इतने तरह के समझौता हो सकते हैं, इनके अलावा भी और भी कोई समझौते हो सकते हैं, बट मुख्य रूप से यही होते हैं, है ना। और इन्हीं को तो अब दिखाना है। चलिए मैं एक बार चर्चा करता हूं फिर से। आप लोगों ने फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा, नहीं पढ़े तो ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज सभी लोग लगभग पढ़े होंगे, 11th का टॉपिक है। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ढेर सारे आइटम दिखाते थे। इधर खर्चे को दिखाते थे, इधर इनकम को दिखाते थे, दिखा दिए। यहाँ डायरेक्ट नेचर का, यहाँ इनडायरेक्ट नेचर का दिखा देते थे, प्रत्यक्ष खर्चे और अप्रत्यक्ष खर्चे। जब सारे आइटम्स को दिखा लेते हैं तब हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं और नेट प्रॉफिट को लेके आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में और उसके बंटवारे की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट आता है, पार्टनर कहते हैं सैलरी भी चाहिए, कमीशन भी चाहिए, इंटरेस्ट एंड कैपिटल भी चाहिए, ये सब चाहिए, प्रॉफिट का बंटवारा भी होना चाहिए, है ना। ध्यान से सुनना बाबू। तो हमने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल भी फॉलो होगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, डेबिट साइड में सारे खर्चों और हानियों को लिखेंगे, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। या तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच से, परंपरागत तरीका से चलेंगे तो नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे, अदरवाइज मॉडर्न अप्रोच से भी आप चल सकते हैं। मॉडर्न अप्रोच से चलना होगा तो कैसे चलेंगे? तो सर ये नेट प्रॉफिट आया है, तो मॉडर्न अप्रोच कहता है इनकम या प्रॉफिट। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? मॉडर्न अप्रोच कहता है कि अगर इनकम हुआ है या क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो इनकम या प्रॉफिट जब होता है यानी प्लस होता है, बढ़ता है, तो उसको कहां दिखाते हैं? क्रेडिट में। मॉडर्न अप्रोच यही कहता है ना। और अगर इनकम या प्रॉफिट घटता है तो इसको कहां दिखाते हैं? डेबिट में। यानी जब जब इनकम बढ़ने की बात होगी, किसका? बिजनेस का। जब जब इनकम या प्रॉफिट बढ़ने की बात होगी तो उसको क्रेडिट में दिखाएंगे, और जब जब इनकम या प्रॉफिट घटने की बात होगी उसको डेबिट में दिखाएंगे। यही कहता है मॉडर्न अप्रोच। तो जरा देखो यहाँ क्या हुआ है? नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, प्लस है ना, प्रॉफिट हुआ है तो कहाँ दिखा है? क्रेडिट में। और जब जब किसी भी आइटम के वजह से ये प्रॉफिट या इनकम बढ़ने की बात होगी बिजनेस का, उसको क्रेडिट में दिखाएंगे, और जब जब इनकम या प्रॉफिट घटने की बात होगी तो उसको डेबिट में दिखाएंगे। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ऐसे चलेंगे। तो मैंने दोनों ही तरीके आपको समझा दिए, ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न भी। दोनों में से किसी भी तरीके से चलिए, मतलब सेम ही है। सुनिएगा ध्यान से। तो नेट प्रॉफिट आ गया है। आइए इन शब्दों पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बंटवारा तो इन्हीं के साथ होना है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरी देने की। और हाँ, ध्यान रहे, यहाँ सैलरी किसी एम्प्लॉय को नहीं दिया जा रहा है, पार्टनर को दिया जा रहा है। ये अंतर आपको समझ में आनी चाहिए। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी पार्टनर को सैलरी मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहा है, उसको फर्क पड़ता है कि प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? उसको आपके बिजनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। उसको महीनवा दिन सैलरी चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको प्रॉफिट से मतलब नहीं है। मकान मालिक को रेंट से मतलब नहीं है, मतलब मकान मालिक को प्रॉफिट से मतलब नहीं है, उनको अपने रेंट से मतलब है। हम यहाँ कितना कमाए कितना नहीं कमाए, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको महीनवा दिन रेंट चाहिए। बिजली का बिल, बिजली बिल वालों को बिजली का खर्चा का फर्क पड़ता है क्या? बिजली वाले डिपार्टमेंट को कहेंगे कि प्रॉफिट नहीं हुआ, रहने दीजिए, तो छोड़ देगा? बिजली का बिल लेगा ही लेगा। समझ गए बात? इसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बातें हम यहां पर समझाने वाले हैं एप्रोप्रिएशन में, बंटवारे में, एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है बंटवारा, प्रॉफिट का बंटवारा। तो प्रॉफिट होगा तब ना बंटवारा, प्रॉफिट होगा नहीं तो बंटवारा कहां से? सबसे पहले जरूरी क्या है? वो प्रॉफिट होना चाहिए, तभी जाकर के किसी पार्टनर को सैलरी देंगे, तभी जाकर किसी पार्टनर को कमीशन देंगे, तभी जाकर के हम उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे। समझ में आ रहा है? प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो अब बताओ, अगर प्रॉफिट हुआ है, मान लो 1 लाख का, मान लो यहाँ प्रॉफिट हो गया, कितने का हो गया? मान लो 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब 1 लाख का जो प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल करके पार्टनर के सैलरी में दे देंगे, जितना भी सैलरी एग्रीमेंट में लिखाया होगा। तो बताओ, जो भी 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, अगर इसमें से निकाल के कुछ पैसा हम सैलरी के रूप में दे दे, तो ये प्रॉफिट बढ़ेगा कि घट जाएगा? घट। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि जब भी इनकम या प्रॉफिट घटेगा तो कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड में दिखाएंगे। लॉजिक समझ में आया? तो सैलरी को कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड में। तो सैलरी समझ में आ गया? अमाउंट क्रेडिट में ही रहेगा। कौन सा अमाउंट? 1 लाख लिखे। तो ये तो प्रॉफिट है ना,
प्रॉफिट तो क्रेडिट में लिखे हैं तो प्रॉफिट तो 1 लाख लिखाएगा। तो हमने मान लिया कि 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो नेट प्रॉफिट लिख करके 1 लाख लिख दिए, कोई दिक्कत। अब सैलरी दे रहे हैं तो प्रॉफिट घटेगा ना। लेकिन लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका सीखो। अगर किसी एक ही पार्टनर को देना है, किसी एक ही पार्टनर को देना है तो लिखेंगे सैलरी टू, जिसको भी देना है, मान लो ए को देना है, मान लो ए नाम का एक पार्टनर है, ए और बी 2 पार्टनर है मान लो, तो ए को देना है तो लिखेंगे सैलरी टू ए। केवल अगर एक आदमी को देना होगा तो, और अमाउंट लिख देंगे, जितना भी लिखना हो उतना अमाउंट यहाँ लिख देंगे। 10,000 लिखना है तो 10,000 लिख देंगे, जो भी लिखना हो लिख देंगे। लेकिन अगर एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है कि नहीं सबको सैलरी देना है, माने एक से अधिक व्यक्ति को देना है, तो फिर लिखने का तरीका हमारा बदल जाएगा। फिर कैसे लिखेंगे देखो, फिर लिखेंगे यहाँ सैलरी, 2 डॉट देंगे और ए को भी सैलरी देना है, बी को भी सैलरी देना है। ए को कितना देना है वो यहाँ लिखेंगे, बी को कितना देना है यहाँ लिखेंगे, जोड़ करके बाहर करेंगे। ये तरीका हो जाएगा, समझ गए बात। इसी प्रकार से कमीशन लिखेंगे टू कमीशन। अगर किसी एक आदमी को देना हुआ, मान लो बी को केवल देना है तो लिखेंगे कमीशन टू बी, जितना देना है उतना लिख देंगे। लेकिन अगर एक से अधिक लोगों को देना हो, लोग कौन है यहाँ पर, पार्टनर, एक से अधिक पार्टनर को अगर देना हो तो फिर लिखने का तरीका बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कमीशन, यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे बी। अगर 3 पार्टनर होंगे तो ए बी सी ऐसे करके, 4 होंगे तो ए बी सी डी ऐसे करके। लॉजिक समझ गए, लिखने के तरीके में अंतर समझ गए। चलिए, तो सैलरी और कमीशन, कमीशन भी डेबिट में क्यों लिखे हैं, अरे भाई क्योंकि प्रॉफिट हुआ है और पार्टनर को कमीशन देंगे तो प्रॉफिट घटेगा ना, घटेगा प्रॉफिट तो डेबिट में लिखेंगे। या अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से चले, माने नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से चले, तो वो भी तो कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। सैलरी देना बिजनेस के लिए खर्चा नहीं है, कमीशन देना बिजनेस के लिए खर्चा नहीं है, तो डेबिट में लिखेंगे, बात खत्म। तो दोनों में से कोई भी तरीका फॉलो कीजिए, चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच परंपरागत तरीका, चाहे मॉडर्न अप्रोच नया तरीका, कोई भी तरीका फॉलो कीजिए, आंसर सेम आएगा। इनकम और प्रॉफिट क्यों लिखा, मॉडर्न अप्रोच में 5 गो आइटम था ना, कौन कौन सा, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम। तो इनकम लिखे हैं, इनकम अगर होगा तो प्रॉफिट होगा, तो इनकम और प्रॉफिट का नेचर सेम होता है, जैसे एक्सपेंस और लॉस का नेचर सेम होता है, समझ गए। इसलिए इनकम और प्रॉफिट दोनों लिख दिए हैं। टॉपिक पे आते हैं वापस से। तो हमने 2 चीजों को दिखा दिया बाबू, सैलरी को दिखा दिया और किसको दिखा दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं, पूंजी पर ब्याज। पार्टनरों ने पूंजी लगाया है व्यवसाय में, उस पूंजी पर उनको क्या देना है, ब्याज देना है। तो पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज, अब बताओ प्रॉफिट हुआ है, पार्टनर आ गया कि हमने पूंजी लगाया था, हमको ब्याज चाहिए, तो बिजनेस के द्वारा दिया जाएगा ब्याज, दिया जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। तो या सिंपल सी बात करें पुराने तरीके के हिसाब से, तो जब हम हमारे बिजनेस से जब किसी पार्टनर को ब्याज दिया जाएगा, उनके लगाए गए पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा ना, तो क्या कराएगा, खर्चा या इनकम, एक्सपेंस या इनकम। और एक्सपेंस को कहाँ दिखाते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रूल याद है ना नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन। अगर किसी एक ही पार्टनर को देना हुआ तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू, किसको दे रहा है, जिसका देना होगा उसका नाम लिख देंगे। लेकिन अगर एक से अधिक को देना हो तो तरीका बदल जाएगा, फिर ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गया, तरीका समझ रहे हो, जितने पार्टनर उतने नाम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया। अब आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कि अगर कोई पार्टनर ने ड्राइंग किया है, माने आहरण किया है, मतलब पैसे निकाले हैं बिजनेस से अपने लिए या अपने घर के लिए, तो उसके द्वारा निकाले गए पैसे पर अब उसको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो अब देखो चीजें बदल गई, अब पार्टनर के तरफ से पैसा देना पड़ेगा किसको, फर्म को, बिजनेस को, फर्म को। तो अब बिजनेस के पास पैसे तो बिजनेस के लिए क्या लाएगा, इनकम या प्रॉफिट। इनकम क्या लाएगा ना, इनकम हो गया तो कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, है ना। या यूं कहे तो इनकम हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, तो कहाँ लिखेंगे। तो दोनों तरीके से समझ में आ रहा है, ट्रेडिशनल तरीके से समझो चाहे मॉडर्न तरीके, समझ में आ रहा है बाबू। चलो तो यहाँ पर लिखेंगे, बोलो क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। समझ गया बात। अगर किसी एक ही पार्टनर से लेना हो तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फ्रॉम, कहां से, किससे ले रहे हैं, फ्रॉम लिख करके लिख देंगे कि ए से ले रहा है कि बी से ले रहा है कि सी से लिख रहा है ना। लेकिन अगर एक से अधिक हुआ तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 2 डॉट ए बी, ए से कितना बी से कितना, दोनों करके बाहर। समझ में आया क्या, अरे बोलो ना, कोई दिक्कत। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को भी समझ लिया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो है इंटरेस्ट ऑन लोन। समझना, इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब अगर कोई पार्टनर ने
लोन दिया है किसी फर्म को, है ना, फर्म को लोन दिया है, तो उसके द्वारा दिया गया लोन पर उसको क्या मिलना चाहिए? ब्याज, इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना। फर्म से दिया जाएगा ब्याज। लेकिन समझना, ये लोन जो पार्टनर दिया है, क्या वो इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकता है? माने कि पार्टनर से हम कहेंगे आप एक काम कीजिए, आप लोन दीजिए लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? बाबू, हमने अच्छे से पढ़ाया था कि अगर एग्रीमेंट बना है तो उसमें बताया जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना % होगा। अगर एग्रीमेंट नहीं बताया होगा तो सेक्शन 13 के अनुसार 6% दिया जाएगा। सैलरी भले नहीं दिया जाएगा, कमीशन भले नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भले नहीं दिलाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है कि लोन कोई फ्री में नहीं देता है। लोन का मतलब ये होता है कि ब्याज देना पड़ेगा। आप लोन चाहे बैंक से उठाइए, चाहे किसी थर्ड पार्टी से उठाइए, माने मार्केट में किसी व्यक्ति से उठाइए लोन, और चाहे किसी पार्टनर से लोन लीजिए, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी आपकी परिस्थिति है। ना बैंक वाला लोन छोड़ेगा आपको, ना कोई थर्ड पर्सन लोन का इंटरेस्ट छोड़ेगा, और ना ही कोई पार्टनर इंटरेस्ट छोड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना इसको। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रॉफिट अगर नहीं हुआ है तो सैलरी किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ है तो कमीशन किसी को नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ है तो पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही बात आता है लोन का और लोन पर ब्याज का, कोई भी व्यक्ति कहेगा हमको फर्क ही नहीं पड़ता है कि प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है। लोन का मतलब होता है ब्याज चाहिए, बात खत्म। जिस प्रकार से मकान मालिक को फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, उनको रेंट चाहिए ही चाहिए। जिस प्रकार से बिजली विभाग को फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल का पैसा चाहिए ही चाहिए। जिस प्रकार से हमारे यहाँ काम करने वाला एम्प्लॉय को फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, उसको तो सैलरी चाहिए ही चाहिए। उसी प्रकार से लोन देने वाले व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, उसको तो लोन पर इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए। समझ गए बात? ये इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट का बंटवारा नहीं है कि प्रॉफिट होगा तो ही दिया जाएगा। ये प्रॉफिट के ऊपर, कमाई के ऊपर, बिजनेस के ऊपर एक तरह का भार है। क्या है? एक तरह का भार है, बोझ है, देना ही पड़ेगा। रेंट देना ही पड़ेगा, एम्प्लॉय को सैलरी देना ही पड़ेगा, बिजली का बिल देना ही पड़ेगा, मैनेजर को कमीशन देना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से लोन पर ब्याज देना ही पड़ेगा। प्रॉफिट का बंटवारा नहीं है, प्रॉफिट के ऊपर भार है। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माने प्रॉफिट का बंटवारा अलग होता है। ये कहता है प्रॉफिट होगा तो बंटवारा होगा, लेकिन अभी मैंने जो शब्द समझाया वो था प्रॉफिट पर यानी लाभ पर भार। एक तरह का चार्ज बोलते हैं उसको हम लोग। क्या बोलते हैं? चार्ज। हिंदी में बोलते हैं लाभ पर भार। क्या लाभ पर? तो दो शब्द मैंने यहां पर समझाया आप लोगों को, इसको मिटाए ऊपर से। दो शब्द मैंने समझाया, बाबू ध्यान से समझना, दोनों शब्दों को ध्यान से समझना। एक मैंने समझाया आप लोगों को, एक मैंने समझाया चार्ज ऑन प्रॉफिट, या यहां पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी बोला जाता है। और एक मैंने आप लोगों को समझाया एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दो शब्द मैंने बताया, एक चार्ज ऑन प्रॉफिट और दूसरा ये कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, से फर्क नहीं पड़ता है। और ये कहता है कि प्रॉफिट होगा तो ही होगा, तो भी बांटेंगे, प्रॉफिट होगा तो ही बांटेंगे, ये कहता है। और वो कहता है कि प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ से फर्क, प्रॉफिट हुआ हो तो भी देना पड़ेगा, नहीं हुआ हो तो भी देना पड़ेगा। लॉजिक समझ गया? इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं भार, लाभ पर भार, लाभ पर भार। समझ गए बात? और ये होता है लाभ का बंटवारा। दोनों में अंतर समझ गए? दोनों में अंतर समझ गए? तो ये लाभ का बंटवारा है और ये लाभ पर भार है। मतलब लाभ होगा कि नहीं होगा, या लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फर्क उसको वो तो देना ही पड़ेगा सर।
एम्प्लॉय को सैलरी देना पड़ेगा, मैनेजर को कमीशन देना पड़ेगा, मकान मालिक को रेंट देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? तो जल्दी से हमको बता दो कि ये सभी आइटम जो मैं अभी समझाया, सैलरी देना पड़ेगा एम्प्लॉय को, मकान मालिक को रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, ये सब बातें हम लोग कहाँ लिखते थे फाइनल अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? कहाँ? अरे भाई, रेंट, सैलरी, कमीशन, डेप्रिसिएशन, बैड डेप्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब कहाँ लिखते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ लिखते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ लिखते थे बाबू? समझ गए बात? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। समझ गए बात? लेकिन ये है बंटवारा लाभ का। देखो, इन सभी आइटम्स को लिख देने के बाद प्रॉफिट निकाला जाता था। याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे खर्चों को लिख देते हैं, तब प्रॉफिट लास्ट में निकलता है ना? और ये है कि लाभ हो जाता है तब लिखते हैं इन सबको। दोनों में अंतर है कि नहीं है? इन सभी आइटम को, इधर ध्यान देना, इन सभी आइटम को लाभ प्रॉफिट निकालने से पहले लिखा जाता है, और इन सभी आइटम को प्रॉफिट निकल जाने के बाद लिखा जाता है। दोनों में अंतर है ना? प्रॉफिट निकालने के पहले वाला आइटम है ये सब, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये है प्रॉफिट निकालने के बाद वाला आइटम। तो इस बाद वाले आइटम को कहाँ दिखाते हैं हम लोग? बोलो जल्दी से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। समझ गया बात? किसी को तकलीफ? डन। अब जल्दी से हमको बता दो, ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया हो, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिलहाल उसको और डिटेल में हम लोग करेंगे। फिलहाल हमको समझाना ये था कि इंटरेस्ट ऑन लोन एग्रीमेंट में तो लिखा जाता है, लेकिन ये किसी तरह का एप्रोप्रिएशन यानी बंटवारा नहीं है, बल्कि क्या है? चार्ज है। किसी पार्टनर को फर्क नहीं पड़ेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, अगर उसने लोन दिया है तो उसको ब्याज चाहिए ही चाहिए। और इसका मतलब ये हुआ कि इसको कहां दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अंतर समझ रहे हो? ये आइटम यहां नहीं आएगा। खर्चा तो है, बिजनेस के लिए खर्चा तो है, लेकिन चार्ज के रूप में है, एप्रोप्रिएशन के रूप में नहीं, माने भार के रूप में है, बंटवारे के रूप में नहीं। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। अंतर समझ में आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल में ये टॉपिक बार बार दे देगा, ध्यान रखना है। समझ गए? लास्ट टॉपिक प्रॉफिट का बंटवारा है ना? प्रॉफिट का बंटवारा। भाई साहब इधर आइए। मान लीजिए 1 लाख था इधर, सैलरी मान लीजिए दे दिए 10 हजार, ये हजार में लिख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ हो गया 20,000। कमीशन भी मान लीजिए 10,000 दे दिए, तो यहाँ हो गया 20,000। यहाँ इंटरेस्ट एंड कैपिटल भी मान लीजिए 10,000। अरे कुछ भी फिगर लिख दे रहे हैं, तो यहाँ हो गया 20,000। समझ गए बात? इधर आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है ये भी मान लो 10,000 हो गया, तो यहाँ हो गया 20,000। समझने के लिए आसान रखे हैं। तो हमको जल्दी से बताओ कि बांटने योग्य प्रॉफिट बचा कितना है? बांटने योग्य प्रॉफिट कितना बचा? इधर देखो, 1 लाख का प्रॉफिट था, 20,000 का और इनकम हो गया, तो टोटल 1,20,000 हो गया। इसमें से बच कितना चुका है? 20, अभी 40, अभी 60,000 बच चुका है। तो 1,20,000 था, 60,000 बच गया है, तो बचा कितना है? सिर्फ 60,000। उसी को ना बांटेंगे प्रॉफिट के रूप में। जो 60,000 रुपया वो बचा है ना लास्ट में, वो कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट, बांटने योग्य लाभ। क्या शब्द बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट, यानी हिंदी बोलते हैं बांटने योग्य लाभ। बांटने योग्य लाभ कौन सा होगा? सारा खर्चा दे देने के बाद, सारा इनकम लिख देने के बाद लास्ट में जो बचेगा वो कहलाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का उद्देश्य ही होता है डिविजिबल प्रॉफिट निकालना। पूछते हैं, एग्जाम में आता है सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? तो आंसर होगा टू नो, यानी जानने के लिए, टू नो, KNOW वाला, टू नो द डिविजिबल प्रॉफिट। बांटने योग्य लाभ जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। समझ गए बात? टू नो द डिविजिबल प्रॉफिट, बांटने योग्य लाभ जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। डन सर? कितना आया था डिविजिबल प्रॉफिट? 60,000। सुनना, 60,000 का प्रॉफिट सब कुछ करने के बाद हमारे पास बचा हुआ पर्याप्त है? 11th में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, जो लोग पढ़े हैं
ध्यान से रिवाइज कर लेंगे मेरे साथ, जो लोग नहीं जानते हैं ध्यान से सुन लेंगे। एक टॉपिक था 11th में मैंने पढ़ाया था एक चैप्टर जिसका नाम था प्रोविजन एंड रिजर्व, थ्योरी चैप्टर था एक, याद है? प्रोविजन एंड रिजर्व, जो कहता था कि अगर कोई खर्चा हमें पहले से मालूम है कि ये होने वाला है, उसके लिए पैसा पहले से इकट्ठा कर लो, है ना? कि जब उसका समय आए तो फटाक से दे दें, ज्यादा नौटंकी ना करे कि ना नहीं हो पाया ये सब। हमको मालूम है कि रेंट देना है तो रेंट के लिए पहले ही से पैसा रख लेते हैं, आगे रेंट के दिन कहेंगे कि जा पैसे नहीं है, मकान मालिक चारे को सुना के जाएंगे। समझ गए बात मैं क्या कहना चाहता हूँ? हमको मालूम है कि बिजली का बिल लगने वाला है तो बिजली के बिल का पैसा पहले ही रख लेते हैं, आगे लाइट कट जाएगा 2-4 दिन अंधेरा रहेगा तब करवाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमको पहले से पता होता है, उनके लिए हम पहले से पैसा इकट्ठा करके रखते हैं। क्लियर है बात? इनको प्रोविजन कहा जाता है, प्रावधान कहा जाता है। समझ गए? लेकिन ये सारे खर्चे कर देने के बाद जब प्रॉफिट बच जाता है तो याद कीजिए, ह्यूमन नेचर है ये कि जब एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमारे पास हमारे घर पे रहता है, यानी हमारी कमाई में से कुछ प्रॉफिट बच जाता है, सारे खर्चे करने के बाद भी कुछ पैसे बच जाता है, तो हम लोग कुछ ना कुछ पैसा रिजर्व में रख लेते हैं। देखो देहाती भाषा में बोले हैं रिजर्व में रख लेते हैं, अंग्रेजी में उसको रिजर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिजर्व। और उसी रिजर्व को तनी देहात में लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व करके कुछ पैसा रिजर्व में रखे हैं, क्या है कि कभी जरूरत पड़ गया तो, कभी जरूरत पड़ गया तो पता नहीं है कहाँ जरूरत पड़ने वाला है, पता है क्या? पता नहीं है कहाँ जरूरत पड़ने, लेकिन कभी पड़ गया तो रिजर्व में रखा है पैसा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पर्याप्त प्रॉफिट आपके पास यहाँ 60,000 का बचा हुआ है, तो क्यों ना कुछ पैसा रिजर्व करके रख लिया जाए। सब पैसा 60,000 प्रॉफिट बचा है तो सब बांट दें, कुछ पैसा बिजनेस में भी रिजर्व करके रख लेते हैं कि कभी बिजनेस में कुछ जरूरत पड़ गया अचानक से, तो कहां से लाएंगे? पार्टनर से मांगने जाएंगे कि भाई पार्टनर बी तुम दो, पार्टनर सी तुम दो, नौटंकी करेगा लोग। इसलिए कुछ पैसा बिजनेस में भी रिजर्व के रूप में रखा जाता है। लेकिन ये रिजर्व बनेगा कब? जब पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट नहीं है तो रिजर्व कहां से बनाएंगे? रिजर्व बनाने के लिए प्रॉफिट का होना आवश्यक है, पर्याप्त प्रॉफिट का होना आवश्यक है। समझ गए? जिससे रिजर्व बनाया जा सके। रिजर्व का कंसेप्ट समझ में आया? अब हमको एक बात बताओ, 60,000 का प्रॉफिट बचा हुआ बिजनेस में, बचा है ना 60,000 का प्रॉफिट? इधर ध्यान दो, इधर 60,000 का प्रॉफिट बिजनेस में बचा है। जब रिजर्व बनाएंगे तो प्रॉफिट घटेगा ना, बांटने योग्य प्रॉफिट तो घटेगा ना। तो मान लो हम रिजर्व बनाएंगे तो घटेगा, और प्रॉफिट घटेगा तो कहां दिखाएंगे? तो डेबिट साइड में आके लिखेंगे टू रिजर्व। और रिजर्व हमेशा किसका बनता है बाबू? बांटने योग्य लाभ का, डिविजिबल प्रॉफिट का, जो कितना बचा था 60,000, उसका रिजर्व बनाएंगे। तो कितना परसेंट रिजर्व बनाए? 10%, 20%, कुछ भी हो सकता है। तो कितना बना लिया जाए? बोलो 20% बना लिया जाए, 20% बना लिया जाए, मान लो 20%, एट द रेट 20%। तो 60,000 का 20%। अभी 60,000 आया कहां से? समझ रहे हो ना? हाई सबको एक तरफ जोड़ लिए, हाई सब खर्चों को माइनस कर दिए, जो बचा वो 60,000 था। क्लियर है बात सबको? किसी को डाउट तो नहीं? 60,000 का कितना रिजर्व? 20%। कितना आएगा बताओ? तो 12,000 रुपया ये हो गया। समझ गया बात? रिजर्व लिख लिए। अब बचा कितना पैसा? 48,000 बचा। 60,000 में से 12,000 और कम हो गया तो बचा कितना? अब वो 48,000 लास्ट में जो कहलाएगा वो कहलाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। और उसी डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं बाबू? डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोग बांट लेते हैं, पार्टनरों में बांट देते हैं। तो पार्टनरों में प्रॉफिट को जो बांटना है वो कैसे बांटना है? उनके बीच समझौता हुआ होगा। मान लेते हैं कि बराबर बराबर बांटना है, मान लेते हैं कि बराबर बराबर बांटना है। तो इधर टोटल कितना था बाबू? और ध्यान रहे लास्ट में टोटल दोनों तरफ बराबर होता है ना, दोनों तरफ लास्ट में टोटल बराबर होना चाहिए। तो इधर कितना था? 1,20,000। तो इधर भी कितना होना चाहिए? 1,00,000। लेकिन हमने ये सब जोड़ा तो कितना आया था बाबू? सब जोड़ मैंने इसमें से इन टोटल को घटाए तो 48,000 बचा। यही बात है ना? इस टोटल में से इस टोटल को जब हम घटाए तो बचा कितना लास्ट में? 48,000। उसी को ना बांटना है, वही ना कहलाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। तो लिखते कैसे हैं? लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। किसको ट्रांसफर करना है? पार्टनरों को। जिस और पार्टनरों को उनके कैपिटल यानी उनके पूंजी खाता में ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर है बाबू? ए और बी। प्रॉफिट बचा कितना है? जो भी प्रॉफिट बचा होगा, जो भी बचा है, हमारे केस में कितना बचा है? 48,000। और हमने कहा कि मान लो कि बराबर बराबर बांटना है, तो ए को मिलेगा
24,000, बी को मिलेगा, दोनों को जोड़ करके बाहर कर देंगे। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? इस प्रकार से आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन के कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट किसी को? कुल मिला करके अगर आपको बड़ा से बड़ा क्वेश्चन दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, तो इतने ही आइटम होंगे, इससे ज्यादा कोई आइटम नहीं होता है, इससे बाहर कोई आइटम होता ही नहीं है। ज्यादा बड़ा से बड़ा क्वेश्चन दिया, हालांकि छोटे छोटे क्वेश्चन देगा तो इसमें से कोई एक आइटम दे देगा, कोई 2 आइटम दे देगा, प्रॉफिट दे देगा, कहेगा कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल दे दीजिए, खत्म क्वेश्चन। प्रॉफिट दे देगा, कहेगा इंटरेस्ट एंड कैपिटल के साथ सैलरी दे दीजिए, क्वेश्चन खत्म। छोटे छोटे क्वेश्चन देंगे। अगर खूब बड़ा क्वेश्चन दिया, लॉन्ग क्वेश्चन, तो सारा आइटम दे देगा। 5 नंबर में देगा तो सारा आइटम दे देगा। लॉजिक समझ में आ रहा है बात? तो ये फॉर्मेट मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कंसेप्ट यहां खत्म होता है और इसके आधार पे आप सभी अपनी किताब का क्वेश्चन नंबर 4 बना करके घर से लाएंगे। इसको लिखना शुरू कीजिए। बाबू ध्यान रहे, इन सभी आइटम में एक आइटम मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन एप्रोप्रिएशन यानी कि बंटवारा नहीं है, भार है, चार्ज है, और इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। समझ गए बात? याद रहेगा? अगले क्लास से हम लोग ना इसके आधार पर, अब तो कंसेप्ट सीख लिया, अब तो सिर्फ क्वेश्चन बनाना है। अगले क्लास में आते ही 2-4 क्वेश्चन फटाफट बनाया जाएगा। तो बाबू मेरे कहने का